हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर वाइज वीवीआई क्लासेस फॉर क्लास 12। आज फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्लास में हम लोग देखेंगे टॉपिक विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो किसी आवेश के चारों ओर स्थित हुआ क्षेत्र होता है जहां तक कोई अन्य आवेश आए तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सके। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है किसी आवेश के चारों ओर मौजूद वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो हर आवेश के चारों ओर अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है जहां पे कोई अन्य आवेश यदि आता है तो वो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो इसका जो मान होता है इस एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के बराबर होता है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के बराबर होता है। यानी ई का जो मान होता है वो फॉर्मूला हो जाता है F बटा में Q। और विद्युत क्षेत्र जो है या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है यह एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है यह जो है एक सदिश राशि है। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र जो होता है यह संरक्षी होता है। संरक्षी कहने का मतलब क्या कि इस विद्युत क्षेत्र के अंदर आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को शिफ्ट करेंगे, ले जाएंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो यहाँ जो कार्य संपन्न होगा उस आवेश के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा, न कि किस पथ से होकर गया है, किस रास्ते से हो गया उस पर निर्भर नहीं करेगा। इसलिए विद्युत क्षेत्र को संरक्षी क्षेत्र भी कहा जाता है। तो विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है तो देखिए पहला मात्रक क्या हो जाएगा, ई बराबर जब हम लिखे हैं F बटा Q, तो F का मतलब क्या, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और Q का मतलब क्या, Q का मात्रक मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम्ब। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम्ब। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का और भी फॉर्मूला है, जैसे ई बराबर होता है V बटा में D या ई बराबर होता है माइनस dV बटा dx। तो ये फॉर्मूला से यदि देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक ये V मतलब क्या, विभवांतर, तो विभवांतर क्या हो जाएगा वोल्ट, और D मतलब दो प्लेटों के बीच की दूरी, तो दो प्लेट के बीच की दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो इससे ये बटा में क्या हो जाएगा मीटर। यानी इसका ऐसा ही मात्रक या तो न्यूटन प्रति कूलम्ब हो जाए, नहीं तो वोल्ट प्रति मीटर हो सकता है। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड अन्य बात जो समझने वाला है तो याद रखना है हमको भी, खोखले गोले के भीतर अगर कोई गोला खोखला है तो इसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम आवेश खोखले गोले को देते हैं तो ये आवेश अंदर नहीं रहता है, चला जाता है सतह पर, और सतह पर आवेश होने से होता क्या है कि अंदर में Q का मान क्या हो जाता है 0। तो फॉर्मूला E का एक और भी होता है सूत्र, E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q बटा में R स्क्वायर। तो अंदर में यदि Q का मान 0 हो जाए तो इस हालात में आप देख सकते हैं कि 0 बटा R स्क्वायर करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। तो इसलिए याद रखेंगे किसी आवेशित खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है शून्य होती है। अब देखिए चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आवेशित चालक के सतह पर, तो आवेशित चालक के सतह पर यदि देखा जाए तो आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है सतह के क्या होती है, लंबवत हो जाती है। आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत हो जाती है। इसके अलावा आवेशित मान लीजिए चालक पदार्थ से बने कोई आवेशित समतल चादर है और समतल चादर के निकट देखना है, समतल चादर के निकट देखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो समतल चादर के निकट देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर हो जाता है फॉर्मूला, समतल चादर के निकट मान लीजिए पॉइंट P है, चादर पर नहीं, चादर से निकट अलग बिंदु पे, तो E बराबर हो जाता है सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग कहते हैं कूलॉम का प्रमेय। इस फॉर्मूला को क्या कहा जाता है, कूलॉम का प्रमेय भी कहा जाता है। इस फॉर्मूला को कूलॉम का प्रमेय भी कहते हैं। अब देखिए अगला जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव जो होता है आपको समझना होगा पहले हमको विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का निकाय होता है जिसमें दो विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति मतलब क्या कि एगो धन आवेश, एगो ऋण आवेश और एगो धन आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर रखे गए होते हैं। मान लीजिए इनके बीच की दूरी जैसे A हुआ, यहाँ पे B हुआ और इनके बीच की दूरी 2L है। तो यहाँ सपोज लीजिए वो
इनके बीच की दूरी हम मान के 2 लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये विद्युत द्विध्रुव है। दो आवेशों का ऐसा निकाय होता है जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे से अत्यंत दूरी पर रखे गए होते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर, मतलब अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति मतलब समझ लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर जो है, इसमें देखा जाए तो ये इसका y अक्ष हुआ, इसको अनुप्रस्थ अक्ष बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ अक्ष या निरक्षीय स्थिति। y अक्ष को क्या कहेंगे हम लोग? निरक्षीय स्थिति। y अक्ष को निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति कहा जाता है। तो अगर मान के चलिए कि P बिंदु y अक्ष पर स्थित हो, और एक बार P बिंदु समझ लीजिए x अक्ष पर स्थित रहेगा, तो x अक्ष पर स्थित रहेगा तो इसको अक्षीय स्थिति, और जब बिंदु y अक्ष पर रहेगा तो इसको कहते हैं निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में देखा जाएगा, अगर P बिंदु अक्षीय स्थिति में है तो इस हालात में E का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे P वैद्युत द्विध्रुव का गुण है P बटा में 2P बटा में R की। और निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में E का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटा में R की होता है। तो हम यही सब फॉर्मूला का यूज करके ये सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो देखते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ का काम करता है विद्युत क्षेत्र के तीव्रता से संबंधित। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? बोल रहा है कि निम्नलिखित में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक कौन? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक कौन है? तो देखिए पहला क्वेश्चन देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक कौन है? तो पहला फॉर्मूला देखिए, हम लोग के पास में फॉर्मूला जो है F बराबर एक होता है फॉर्मूला, क्या? F बराबर QE। तो F बराबर QE है, क्योंकि F बराबर QE, यानी यहाँ से देखा जाए तो F बटा में Q बराबर क्या हो जाएगा? E, यानी E का जो मात्रक होगा न्यूटन बटा में कूलम बराबर क्या हो जाएगा? E का मात्रक, एक तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, यानी कौन सा आंसर सही होगा? ये वाला डी नंबर हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है देखिए E बराबर V/D, ये भी फॉर्मूला होता है संधारित्र के अंदर। तो E बराबर V/D, तो V/D, तो इसका मतलब क्या हो गया कि E का जो मात्रक लिखेंगे हम लोग, तो V का क्या होता है? वोल्ट, और D मतलब क्या है? दूरी। दूरी का मतलब क्या होता है? मीटर, यानी कहने मतलब क्या है कि वोल्ट प्रति मीटर, यानी इसका जो मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम। तो इसका आंसर जो सही होगा वो B और B, दो आंसर इसका सही होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मात्रक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत तीव्रता, तो खोखले चालक के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होती है? तो खोखले चालक के अंदर विद्युत तीव्रता जो होती है वो शून्य होती है। क्यों शून्य होती है? क्योंकि हम खोखले चालक को अभी आपको बताए, खोखले चालक को यदि आवेश हम दे भी देंगे ना, तो आवेश जो होगा वो अंदर में टिक नहीं पाएगा, आवेश आकर उसके सतह पर जमा हो जाते हैं। तो अंदर में आवेश जीरो होने की वजह से आपको ये खोखले चालक के अंदर आवेश जब जीरो हो जाएगा, अंदर में Q का मान जीरो हो जाएगा, तो फॉर्मूला E का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में R²। तो जब Q का मान ही जीरो हो गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0 बटा में R² कर देते हैं, अंदर में क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है, क्या होती है? शून्य होती है। इसका आंसर जो होगा सही आंसर C नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, या एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर, तो आवेशित चालक के सतह किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होगी? सतह के लंबवत। अभी हमने आपको बताया कि सतह की क्या होती है? लंबवत होती है। इसके बाद देखेंगे चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो ये तो कूलॉम का प्रमेय है। तो कूलॉम का प्रमेय क्या होता है? सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। किसी आवेशित समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी। अभी हमने बताया संरक्षी इसलिए कि विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाइए
और कार्य जो होगा वो आवेश के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा, ना कि उसके पाथ पर, किस पथ से होकर के गया है उस पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करेगा। इसलिए विद्युतीय क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है। अब कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर तो द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, इसके लिए थोड़ा देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य से पहले थोड़ा सा हम लोग व्यंजक लिखेंगे टॉर्क का। ठीक है, मान लो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। यहाँ ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे बी पॉइंट हो गया, और ये सपोज कीजिए थीटा कोण बन रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों के बीच की दूरी 2l हो गई, ओ ए के बीच में दूरी l, ए और बी के बीच की दूरी l, तो 2l हो गया टोटल। अब यहाँ से दोनों यहाँ पे सपोज किया जाए पॉइंट मान लीजिए m, तो बल आघूर्ण पहले हमको समझना होगा। ठीक है ना, बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है, तो बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है, बल अगुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो पहले हमको बल आघूर्ण का व्यंजक समझना होगा यहाँ पर कि बल आघूर्ण क्या होता है। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है बल अगुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल का मतलब क्या है, बल यहाँ पे वैद्युत बल, यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ टाउ बराबर हो जाएगा वैद्युत बल क्या है F गुने बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या हो गई, तो लंबवत दूरी आपका हो गया क्या BM। तो ये जब थीटा कोण है तो ये देखिए दोनों लाइन समांतर है, ये थीटा कोण है तो संगत कोण से भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आप पढ़े ना कि दो समांतर रेखाओं को कोई क्षेत्र रेखा काटती है तो संगत कोण जो होते हैं ना बराबर होते हैं। तो देखिए इसका संगत कोण ये है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो BM। तो अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग सूत्र पढ़े हैं, एक सूत्र पढ़े हम लोग क्या है कि साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हम लोग, लंब बटा में कोण। इस हिसाब से यदि देखा जाए इसमें तो त्रिभुज, इसमें त्रिभुज BAM में, तो यहाँ पे देखा जाए तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर इधर से हो गया BM और बटा में कोण क्या हो गया AB। तो साइन थीटा का मतलब यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर BM लंबवत दूरी और बटा में AB का मान क्या आ गया 2l, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगी 2l साइन थीटा बराबर क्या आ गया BM। तो इससे हमको एक निष्कर्ष क्या मिल जाएगा आपको कि यहाँ जो टाउ का मान होगा, टाउ बराबर हो जाएगा F गुने 2l साइन थीटा। लेकिन हम तो पढ़े F का वैल्यू, किंतु अभी हमने आपको दिखाया कि F बराबर क्या होता है QE। तो F बराबर जब QE होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हम लोग टाउ बराबर QE 2l गुने 2l साइन थीटा। तो इसका मतलब हो गया टाउ बराबर Q गुने 2l गुने E साइन थीटा। Q गुने 2l को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण। Q गुने 2l का कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, ऐसे सूचित करते हैं किस अक्षर से, P अक्षर से। और वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण जो है ना एक सदिश राशि है। ठीक है, तो हम इसको बाद में वेक्टर के रूप में भी बदल सकते हैं, यानी टाउ बराबर क्या हो जाएगा P, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग P क्रॉस E साइन थीटा। और एक हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग, आप इसको सोल्व कर देते हैं। टाउ बराबर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि AB साइन थीटा बराबर क्या होता है, A वेक्टर अक्रॉस B वेक्टर। तो बल आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर बराबर लिख सकते हैं हम लोग P वेक्टर अक्रॉस P वेक्टर। देखिए ये फॉर्मूला आपको यहाँ काम आ जाएगा कि P वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव E वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाले टॉर्क, टॉर्क मतलब क्या होता है बल आघूर्ण का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, A नंबर। इसका सही आंसर जो होगा P वेक्टर अक्रॉस E वेक्टर होगा।
ठीक है। अब यहाँ एक चीज गौर करनी है हमको कि कह रहा है कि इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक क्या होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। यानी यहाँ कार्य जो होगा DW बराबर बल, तो बल तो है नहीं यहाँ पे, तो क्या होगा, बल आघूर्ण होगा, क्योंकि दो बल युग में पैदा हो रहा है ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ बल आघूर्ण काम करेगा। बल आघूर्ण आघूर्ण, ये कोण घूम रहा है, कोणीय विस्थापन, कोण के हिसाब से घूम रहा है, तो यहाँ पे जो विस्थापन होगा क्या होगा, कोणीय विस्थापन। और कार्य जो होगा छोटा सा, तो मान लीजिए DW बराबर बल आघूर्ण क्या है, टाउ, तो टाउ तो कोणीय विस्थापन क्या आ जाएगा, d थीटा। तो DW यानी DW बराबर लिख सकते हैं, टाउ की जगह फॉर्मूला हमारा क्या आया था, PE sin थीटा इंटू t थीटा। अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए टोटल कार्य निकल जाएगा, इसको द्विध्रुव घुमाने में किया गया टोटल कार्य निकल सकता है। इसका इंटीग्रेशन यदि कर देंगे DW का, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो P को साइड कर दीजिए, साइन थीटा इंटू d थीटा। तो ये शुरू में कार्य मान लीजिए 0, मैक्सिमम कार्य का मान हो गया W। इस तरह से शुरू में विस्थापन रहा होगा 0, मैक्सिमम कोण घुमाएगा कितना, थीटा तक। तो अब याद देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो DW का इंटीग्रेशन क्या होगा, W, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट W, यहाँ हो जाएगा PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो साइन थीटा इंटू डी थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन होगा तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कॉस थीटा। इसका भी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट थीटा। तो यहाँ पर जो होगा वैल्यू देखिए W माइनस 0, और यहाँ पे हो जाएगा आपको PE, यहाँ माइनस कॉस थीटा माइनस फिर माइनस कॉस 0 डिग्री। क्योंकि देखिए एक इंटीग्रेशन में आप समझेंगे, अगर दिक्कत हो रहा है तो इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। जैसे ऐसे लिखा हुआ है x, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा है 4, तो इसका मतलब अगर x स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 4 के स्क्वायर। x का वैल्यू एक बार 4 भरेंगे और माइनस करके एक बार भरेंगे ऐसे 3 के स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आप पढ़े होंगे इंटीग्रेशन में। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो माइनस कॉस थीटा फिर माइनस और फिर माइनस कॉस 0 डिग्री। तो अब आपने देखा यहाँ पे कि PE W माइनस 0 का W PE, अब देखिए माइनस कॉस थीटा और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 0 डिग्री। यानी यहां से देखा जाए तो W बराबर हो गया PE माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 का मान कितना होता है 1। तो यहां से वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, PE 1 माइनस कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा लॉजिक बताने में लंबा लंबा हो जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा आप इसको डायरेक्ट 2-3 बार पढ़ लेंगे तो डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। थोड़ा लॉजिक बताने में लंबा, मतलब इसको प्रूव करके दिखाना पड़ रहा है हमको, तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार रिपीट है आपको 12th में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बाबू, देखिए यहाँ पे यदि एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, तो अक्षीय रेखा पर स्थित तीव्रता, तो अभी हम थोड़ा देर पहले चर्चा किए थे क्या कि अक्षीय रेखा पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो अक्षीय रेखा पर हम अभी चर्चा किए थे कि जैसे मान लीजिए Q है और यहाँ प्लस QL, और ये मान लीजिए द्विध्रुव घूर्ण बन रहा है, तो इसका ये पोजीशन कहलाएगा क्या, इधर जो पोजीशन होगा ये एक अक्ष पे कोई पॉइंट लिए ना, तो ये अक्षीय स्थिति समझ लीजिए कि एक अक्ष पर जो स्थित बिंदु है तो ये अक्षीय स्थिति में है, और इसके y अक्ष पर, इसका लंबवत अक्ष ले लीजिए मान लीजिए y अक्ष, तो y अक्ष पर यदि बिंदु P मान लीजिए स्थित है तो ये कौन सा स्थिति हो गया, निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पहले आप अच्छे से समझिए। इसे निरक्षीय स्थिति को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष भी बोलते हैं। यहाँ अनुप्रस्थ स्थिति लिखा हुआ है, इसको निरक्षीय स्थिति को ही क्या कहा जा सकता है, अनुप्रस्थ स्थिति। तो कह रहा है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो है E1, इसको Q बिंदु लीजिए, समझ में अच्छे से आएगा। P पर जो कह रहा है, P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है E1, तो यहाँ पर जो मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको A रख लीजिए क्योंकि P हम देंगे दूसरे संदर्भ में, इसको B बिंदु रखिए। तो यहाँ पे द्विध्रुव घूर्ण क्या होता है, P या बटा में R3, 2P बटा में R3 फॉर्मूला होता है, जहाँ P बराबर द्विध्रुव घूर्ण होता है। अब B बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो यहाँ पे वैल्यू जो होता है वो होता है E2। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू पी बटा में आर क्यू। ये सब आपको सिद्ध कराया जा चुका है क्लास में पहले से, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला केवल याद रखना है। तो इसका मान होता है E1, क्योंकि सिद्ध करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। E1 बराबर 1/4 निरक्षीय स्थिति में याद रखेंगे E1 बराबर 1/4 इंटू 2p बटा में आर क्यू। सीधे इसका दोगुना कर देना, बस याद रखना। इसमें 2 लगा रहेगा, इसमें 2 नहीं लगा रहेगा, बस बाकी सब देख लीजिए एक जैसा है। P जो है विद्युत का गुण है। तो क्या बोल रहा है इसमें कि देखिए, तो देखा जाए तो कह रहा है कि E1 और E2 में क्या संबंध है। तो E1 और E2 में संबंध निकालना है तो एकदम सीधा सा बात है, हम E1 बटा में E2 कर देते हैं, अभी सब क्लियर हो जाएगा। तो E1 बटा E2 कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटा में आर क्यू। यहाँ भी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा में आर क्यू। यानी यहाँ से देखा जाए तो E1 बटा में E2 बराबर, ये तो कट जाएगा 2p बटा आर क्यू, 2p बटा में आर क्यू। ये उल्टा हो जाएगा, आर क्यू ऊपर चला जाएगा, p नीचे हो जाएगा, p कट जाएगा, आर क्यू कट जाएगा। यानी क्या आ गया, E1 बटा में E2 बराबर आ गया 2 बटा में 1 या 2 ही आ गया। तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, E1 बराबर 2 इंटू E2। यानी यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा आपको E1 बराबर 2 E2, कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसका विकल्प सही होगा आपको A नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से मान लीजिए r दूरी पर ये पॉइंट है, तो यहाँ से r दूरी पर ये पॉइंट है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसके समानुपाती होती है। तो आप देख लीजिए इसी को E1 इसी फॉर्मूला से देख लीजिए, यहीं से देख लीजिए। तो यहाँ से E1 जो है किसके समानुपाती है। अगर ये सब अचर राशि मान लिया जाए तो 2 अंक भी अचर राशि है, और किसी खास टाइम किसी खास क्षण के लिए देखा जाए तो माइनस की और प्लस के बाद बदलने वाला नहीं है। तो P का मान भी क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। तो उस हालात में E1 जो है किस पर निर्भर करेगा, ये दूरी पर ही निर्भर करेगा। यानी 1 बटा में क्या हो जाएगा, आर क्यू। यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी किसके समानुपाती होगी, 1 बटा में आर क्यू के। तो ये कौन सा होगा विकल्प सही, डी नंबर इसका हो जाएगा आंसर। अब देखिए अगला एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ये है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन स्थित है, तो उनके त्वरण का अनुपात क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का त्वरण का अनुपात निकालना है। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि पहले कहेगा इलेक्ट्रॉन का त्वरण, और पहले कहेगा इलेक्ट्रॉन का त्वरण, अब बटा में बाद में कहेगा प्रोटॉन का त्वरण, तो आपको याद रखना है कि बस इनके द्रव्यमान के अनुपात के बराबर करना है त्वरण। तो उल्टा कर देना है, द्रव्यमान का अनुपात करना तो उल्टा करना है। पहले अनुपात द्रव्यमान किसका होगा, प्रोटॉन का, अब बाद में द्रव्यमान किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के त्वरण और प्रोटॉन के त्वरण का अनुपात बराबर mp बटा में me। mp मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन, me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए उल्टा पूछ देता, प्रोटॉन का त्वरण बटा में इलेक्ट्रॉन का त्वरण, p का त्वरण बटा में ऐसे कर देता है E का त्वरण, ये दोनों के त्वरण का अनुपात क्या होगा। तो उल्टा कर देते हैं, पहले किसका कर देते, पहले जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा में मास ऑफ प्रोटॉन हो जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो नया क्वेश्चन ये, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन स्थित है, तो उनके हैं, तो यहाँ होना चाहिए था, तो उनके त्वरणों का अनुपात होगा। इसका जो सही जवाब होगा तो कौन सा होगा, सी नंबर होगा, 10 नंबर का सी होगा। तो इस तरह से हम लोग आज आपका 10 क्वेश्चन हम लोग देख चुके, और 10 में क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से अच्छे से एक बार कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं बारी बारी से। और विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपको डिस्कस कर दिए। अगला टॉपिक अगले पार्ट में लेकर के हाजिर होंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें बार बार, और हमारा जो वीडियो अगर पसंद आता है तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में जाकर के कि किस गांव से, किस शहर से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि मेरा वीडियो कितने दूर तक पहुंच रहा है। और इसमें आपको रेगुलर वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि मान के चलिए कि बीच में हम बंद नहीं करने वाले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही देखिए, ज़्यादा बढ़िया होगा, थोड़ा सा हम लोग का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की वजह से हमारा हौसला बढ़ेगा, तो अच्छा वीडियो बनाएंगे। और पहले हम आपको बार बार करेंगे, पहले हम 1 नंबर वाला मतलब क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, फिर 2 नंबर वाला और फिर 5 नंबर वाला। आपको एकदम कंप्लीट तैयारी कराएंगे, बढ़िया से अच्छे से तैयारी कराएंगे।
कोई टेंशन नहीं। अगर नहीं कोई चीज समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिखेंगे तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। लेकिन आप पहले जो हम कर रहे हैं जैसे जैसे कर रहे हो वैसे वैसे आप करते जाइए, कंप्लीट करते जाइए। जैसे जितना टॉपिक अभी आप डिस्कस किए इसको आप अच्छे से याद कीजिए, फिर अगले दिन वाला जो टॉपिक अपलोड करते हैं उसको अच्छे से याद कीजिए। आपको दिसंबर आते आते आपको हर विषय का हम वीडियो अपलोड कर देंगे, जितने भी क्वेश्चन भी आई होंगे लगभग उतना तो जरूर कर देंगे। और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम चैप्टर वाइज एकदम थ्योरी भी अपलोड करें। तो आप थोड़ा साथ दीजिए, हौसला बढ़ाइए। थैंक यू।